हेलो दोस्तों, मैं रमन शुक्ला। स्वागत है आपका रमन्ना क्लासेस में। आज आईपीसी की दूसरी क्लास है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने पहली क्लास ले ली है और आईपीसी की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। आप लोग रमन्ना क्लासेस के प्लेलिस्ट पे जाके आईपीसी के वीडियोस को देख सकते हैं। आईपीसी की एक अलग प्लेलिस्ट है जिसमें सारी वीडियोस पढ़ेंगे, तो आपको कहीं कोई वीडियो ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों ने पिछली वीडियो में कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। अगली वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए, शेयर कर दिया करिए, जिससे कंटेंट बनाने में और मजा आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज की वीडियो शुरू होने से पहले आप लोगों के हाथ में ये बेयर एक्ट होनी चाहिए। आईपीसी की ये बेयर एक्ट, एक पेन एक कॉपी लेकर आप बैठेंगे। सिर्फ लेक्चर सुनने नहीं बैठेंगे, जहां कहीं भी आप बैठे हों। ऑनलाइन लेक्चर को ऑफलाइन तरीके से अपने माइंड में प्रज्यूम करिए, उससे ऑफलाइन बनाने का प्रयास करिए। क्योंकि मेरा ही नहीं, किसी भी टीचर का अगर आप ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हैं तो उससे ऐसा महसूस करिए कि जैसा आप ऑफलाइन उनके सामने बैठे हैं और कई सारे बच्चों के बीच में बैठे हैं। तो फिर आप अपने ऊपर कुछ डिसिप्लिन और रिस्ट्रिक्शन लगा सकेंगे और फिर पढ़ने में मजा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आईपीसी को। देखिए, सबसे पहले तो हम रिवाइज कर लेते हैं जो हम लोगों ने अपना पिछला कॉन्सेप्ट किया था। स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले क्लास में कुछ बेसिक चीजें क्लियर की थी। जैसे आईपीसी फोर्स कब हुआ? 1 जनवरी 1862 को। फिर हमारा आईपीसी को किस लॉ कमीशन के तहत लाया गया? तो फर्स्ट लॉ कमीशन, प्रथम विधि आयोग के तहत। हमारे आईपीसी को ड्राफ्ट किसने किया? लॉर्ड मैकाले ने ड्राफ्ट किया। फिर जो आईपीसी है उसको पावर कहाँ से मिलती है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर कहाँ से मिलती है, और क्या आईपीसी पे स्टेट और यूनियन दोनों कानून बना सकते हैं? अगर ये आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो आप कैसे बताएंगे? तो आप बताएंगे कि जो आईपीसी है वो आर्टिकल 246 और कंटेंट लिस्ट शेड्यूल 7 के तहत गवर्न होती है। मतलब जो कानून कंटेंट लिस्ट में आता है, समवर्ती सूची में आता है, उस पे यूनियन और स्टेट दोनों लिस्ट बना सकती है, दोनों कानून बना सकती है। कंटेंट लिस्ट के एंटिटी फर्स्ट में क्रिमिनल लॉ के तहत आईपीसी दिया गया है। आईपीसी क्रिमिनल लॉ एंटिटी फर्स्ट में आता है, आप ऐसे उनको समझा सकेंगे। फिर उसके बाद हम लोग आईपीसी पे आए थे और मैंने बताया था कि आप आईपीसी की रेंज याद कर लेंगे। देखिए बेटा, रेंज क्या होता है कि जैसे भारत का नक्शा आपने देखा है। अरे थोड़ा मेरी आर्ट कमजोर है, मान लीजिए ऐसे 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 ऐसे। अरे मान लीजिए ये भारत है और चलिए कोई नहीं, मान लीजिए कि ये आपकी एक सिटी है। अब सिटी के अंदर आपके तहसील आएंगे, ब्लॉक आएंगे और विलेज आएंगे। तो आप ये जो रेंज है वो आपके सिटी का नक्शा है, समझ लीजिए आपके सिटी का नक्शा है। तो एक बार हम लोग रेंज को रिकॉल कर लेते हैं। देखिए चैप्टर फर्स्ट सेक्शन 1 to 5, उसमें आपके टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, एक्सटेंट आईपीसी का कहां कहां तक है। फिर जर्नल एक्सप्लेनेशन, जर्नल एक्सप्लेनेशन कहां से है? सेक्शन 6 से लेकर चैप्टर 2 में सेक्शन 52A। चैप्टर 3 पनिशमेंट, सेक्शन 53 से लेकर सेक्शन 75 तक। चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शन, अपवाद के बारे में जो बताया गया है, सेक्शन 76 से लेकर सेक्शन 106। चैप्टर 5 अबेटमेंट, सेक्शन 107 से लेकर 120। चैप्टर 5A 21A 21B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। चैप्टर 6 आपका क्या है? ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, सेक्शन 121 से लेकर सेक्शन 130। फिर चैप्टर 7 आपका क्या है? ऑफेंस अगेंस्ट आर्मी, नेवल या फिर एयरफोर्स, नेवी जिसे आप कह सकते हैं। तो आपका सेक्शन 131 से लेकर सेक्शन 140। फिर आपका चैप्टर जो 8 है, ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक स्पीच ट्रैंक्विलिटी, जो पब्लिक स्पीच, पब्लिक ब्रीच या पब्लिक पीस को आप भंग करते हैं, उसके जो अपराध होते हैं वो आपके चैप्टर 8 में आते हैं, सेक्शन 141 से लेकर सेक्शन 160। फिर आपका ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट, सेक्शन 161 से लेकर सेक्शन 170।
ऑफेंस अगेंस्ट इलेक्शन सेक्शन 171A से लेकर सेक्शन 171I। फिर आपका ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट, जो पब्लिक सर्वेंट कोई गलत काम कर देते हैं या आपसे ठीक तरीके से बात नहीं करते, वो आपका किस में आता है, चैप्टर 10 में सेक्शन 171 से लेकर सेक्शन 172 से लेकर सेक्शन 190। फिर चैप्टर 11 फॉल्स एविडेंस को देना, सेक्शन 191 से लेकर सेक्शन 221A। फिर चैप्टर 12 आपका बात करता है जो क्वाइन और स्टाम्प लोग फर्जी बनाते हैं, सेक्शन 230 से लेकर सेक्शन 2 आपका 63 तक। फिर आपका बात आ जाता है चैप्टर 13 जिसमें बात होती है कि अगर आप कोई वेट और मेजर गलत करता है तो सेक्शन 264 से लेकर सेक्शन 264 से लेकर सेक्शन 267। और फिर आपका एक चैप्टर आता है नेग्लिजेंस, किसके खिलाफ, पब्लिक हेल्थ के खिलाफ। मान लीजिए जैसे आपको कोरोना हो गया, आपको क्वारंटीन रहने को बोला गया है और आप बाहर सड़क में घूम रहे हैं, आप नेग्लिजेंस कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं, सेक्शन 268 से लेकर सेक्शन 294 तक। फिर आपका जो लास्ट चैप्टर है इसमें वो है पब्लिक ऑफेंस में। अब तक हम लोग किसकी बात कर रहे थे, पब्लिक ऑफेंस की बात कर रहे थे। चैप्टर 6 से लेकर चैप्टर जो 15 है वो आपकी क्या थी, पब्लिक ऑफेंस थे। जब आप इन्हें ऑब्जर्व करोगे तो देखो कि सारे क्राइम पब्लिक के खिलाफ किए गए हैं, ये सारे जो क्राइम है पब्लिक के खिलाफ हैं। फिर जो चैप्टर 15 है बात करते हैं ऑफेंस अगेंस्ट रिलीजन। अब अगर कोई धार्मिक अपराध कर रहे हो तो आप किसके खिलाफ कर रहे हो, पब्लिक के खिलाफ कर रहे हो ना, एक कौम को, एक कुछ पर्सन को आहत कर रहे हो। अगर किसी के भी धार्मिक अपराध कर रहे हो तो सेक्शन 295 से लेकर सेक्शन 298। फिर आपका जो चैप्टर 16 से लेकर चैप्टर 22 है वो किसकी बात करता है बेटा, किसकी बात करता है, वो बात करता है प्राइवेट ऑफेंस की। जब आप किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति के खिलाफ क्राइम करते हो, भाई मर्डर किया तो एक इंडिविजुअल व्यक्ति के खिलाफ क्राइम हुआ, फॉर्जरी हुई या फिर थेफ्ट हुआ, डकैती हुई, तो क्या हुआ, एक इंडिविजुअल व्यक्ति के खिलाफ जो क्राइम हुआ वो इन सब में गवर्न होता है। तो चैप्टर जो आपका 16 है वो सेक्शन 299 से लेकर सेक्शन 277। अननेचुरल ऑफेंस चैप्टर आपका आ जाता है 17 जिसमें हम बात करते हैं फॉर ये थेफ्ट के बारे में, ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ जो ऑफेंस होते हैं वो चैप्टर 17 सेक्शन 290 आपका सेक्शन 378 से लेकर बात करता है सेक्शन 462 तक। फिर आपका 463 से लेकर ऑफेंस अगेंस्ट डॉक्यूमेंट फॉर्जरी जिसे कहते हैं सेक्शन 463 से लेकर सेक्शन 489E। फिर आपका क्या ऑफेंस होता है, कोई आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसे तोड़ देते हैं, वो चीज़ अब रिपील होकर कॉन्ट्रैक्ट ला में चली गई है, फिर भी उसका सेक्शन है 490 से लेकर 492। ऑफेंस अगेंस्ट मैरिज चैप्टर आपका 20। फिर इसके बाद जो क्रुएल्टी होती है 498A। फिर चैप्टर आपका डिफेमेशन बात करता है 499 से लेकर 502 तक। फिर आपका बात करता है क्रिमिनल इंटिमिडेशन 503 से लेकर 510 तक। फिर आपका जो लास्ट चैप्टर है चैप्टर 23 अटेम्प्ट। तो जब ये सारी चीजें आपको याद होंगी तो बात होगी कि नेग्लिजेंस की बात आएगी, जैसे मान लो पब्लिक नेग्लिजेंस की बात, आप तुरंत रिकॉल करोगे कि ये चीज वहां से उठ के आई है। तो ऐसे मेरे साथ अगर आपने रिवाइज किया तो अच्छा लगा। तो आज के जो हमारा ये लेक्चर है इसमें हम समझेंगे ऑफेंस कितने प्रकार के होते हैं, फिर ऑफेंस के बाद समझेंगे कि मेंस रिया क्या होता है, मेंस के बाद हम समझेंगे कि 4 स्टेज ऑफ क्राइम। देखो मेंस रिया को आज हम बिल्कुल मेंस रिया के धागे खोल देंगे, मेंस रिया में आपको फिर आज से कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगी। और मेंस रिया के हम लोग सेक्शन भी देखेंगे, अपवाद भी देखेंगे, मतलब एक्सेप्शन भी देखेंगे कि मेंस रिया के कौन कौन से अपवाद हैं। लोग कहते हैं कि अगर मेंस रिया ना हो तो वो क्राइम नहीं होता, लेकिन आईपीसी आपका कहता है कि कुछ ऐसे क्राइम हैं जहां पे मेंस रिया ना हो तब भी वो क्राइम माना जाएगा। प्रिपरेशन क्या है, मेंस रिया के बाद प्रिपरेशन आती है, तो प्रिपरेशन तक हमें क्राइम नहीं, सजा नहीं मिलती, वो क्राइम नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे जनरल एक्सेप्शन है जिसमें अगर आपने प्रिपरेशन कर दी तो आपको क्या हो जाएगी, सजा मिल जाएगी। फिर अटेम्प्ट की बात करते हैं। अटेम्प्ट में भी एक पूरा मैं ग्राफ बना के दिखाऊंगा कि अटेम्प्ट के भी 4 स्टेज होते हैं, अटेम्प्ट के भी 4 स्टेज होते हैं जो आप सेक्शन पढ़ेंगे। अगर फाइनली आपने कोई क्राइम को अटेम्प्ट
मतलब पूरा मूड बना लिया, सब कुछ कर लिया, और जो बेसिक एलिमेंट है अटेम्प्ट का वो नहीं किया, तो वो अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा, फिर आपको ऑफेंस आ जाता है। तो चलिए देखिए स्टूडेंट्स, और हाँ, बियर एक्ट को लेकर बैठिएगा। जो जो सेक्शन में आपको बताता जाऊंगा वो सेक्शन आप क्या करते जाएंगे, मेमोराइज करते जाएंगे, वो चीजें अपनी बियर एक्ट में लिखते रहेंगे। बियर एक्ट को थोड़ा सजाओ, बियर एक्ट को अच्छे से बिल्कुल बना दो कि जब कोर्ट जाओ या फिर तैयारी को जुडिशरी की तो बार बार उसे तैयार करने की जरूरत ना पड़े। तो हम बात कर रहे थे ऑफेंस की। स्टूडेंट्स, जब मैं यहाँ लिखता हूँ आप नोट करते हो तो फिर उस पढ़ाई का मजा आता है। सिर्फ स्लाइड पे लाके एक एक चीज समझा देना, वो पढ़ने मजा नहीं आता, फिर हमारी नोट्स नहीं बन पाती। तो ऑफेंस आईपीसी में दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सोलो, जिसे कहते हैं इंडिविजुअल ऑफेंस कह सकते हैं, और एक होता है आपका ग्रुप ऑफेंस। आज हम बात करेंगे ग्रुप ऑफेंस के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, बियर एक्ट उठाना है, तुरंत बियर एक्ट उठाओ, और दिमाग बिल्कुल ऐसे लिख लो कि ग्रुप ऑफेंस के कुछ कुछ सेक्शन में बता रहा हूं कि ग्रुप ऑफेंस कब होगा। तो ग्रुप ऑफेंस में स्टूडेंट दो क्राइटेरिया बांट के रखी हमारे आईपीसी ने। कितनी क्राइटेरिया, दो क्राइटेरिया। ये चीजें मैं यहाँ पे इसलिए डिस्कशन कर रहा हूं कि जब हम लोग आगे वाले सेक्शन में चले और आप ऑफेंस पढ़ें तो ये जान जाएं कि ये इंडिविजुअल ऑफेंस है या ग्रुप ऑफेंस है। दो क्राइटेरिया में एक है 2 और मोर पर्सन, और एक है आपका 5 और मोर पर्सन। बस इसी दो क्राइटेरिया में आईपीसी ने बांट रखा है। 2 से ज्यादा व्यक्ति, 5 से ज्यादा व्यक्ति। 2 से ज्यादा व्यक्ति में जैसे आपका आ गया स्टूडेंट्स क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। कौन सा सेक्शन, तुरंत मैं यहां पर जो सेक्शन लिखूंगा आप पर डे उसे पढ़ के आओगे। पर डे 120A 120B। फिर आपका एफ्रे सेक्शन 159 से लेकर सेक्शन 160। फिर इसमें बात कर लेते हैं 5 और मोर पर्सन में, डकैती, अनलॉफुल असेंबली। डकैती 391 395, अनलॉफुल असेंबली 141 149। फिर आप मान लीजिए गैंग रेप। ये कुछ क्राइम है जो अब आप समझ गए कि आईपीसी में दो ही क्राइटेरिया है, 2 और मोर पर्सन और 5 और मोर पर्सन। अब बेटा ग्रुप ऑफेंस में 3 वर्ड सबसे ज्यादा कॉमन मिलते हैं। 3 वर्ड आपको कॉमन मिलेंगे। अगर आप कोई भी ग्रुप ऑफेंस पढ़ोगे तो 3 वर्ड कॉमन मिलेंगे। देखो अभी हम लोग मेंसरिया नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन ग्रुप ऑफेंस होता कब है, ग्रुप ऑफेंस होता कब है, कभी आपने जोर दिया दिमाग पे। पहले एक व्यक्ति के दिमाग में कोई खुराफात है, मान लो ए है, इसके दिमाग में एक खुराफात आया, इसके दिमाग में एक इंटेंशन आया कि चलो हमारे मोहल्ले में एक भाई साहब एक्स हैं, एक्स वो बहुत अमीर हैं, उनके लड़के को किडनैप करते हैं। किसके, ए के दिमाग में आया। ए ने अपनी जो मेंसरिया थी उसको क्या किया, उसको शेयर किया बी के साथ, तो जब मेंसरिया शेयर होती है, जब तक एक के पास थी तब तक सही सलामत था, वो कोई इतना वो अकेले तो कुछ कर नहीं पाता, लेकिन जब बी के पास आया तो जब मेंसरिया शेयर हुई, तो जब मेंसरिया शेयर होती है कोई गिल्टी माइंड जो हमारा है, गिल्टी थॉट्स होता है, जब वो शेयर होता है तो वो क्राइम को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। शेयर हुआ, इसने कहा चल भाई उठा लेते हैं उसको, और बड़ा पैसा है उसके पास तो कुछ तो मिल ही जाएगा, हम लोग डराएंगे धमकाएंगे, इकलौता लड़का है, चलो। तो यहां पर क्या हुआ कि 2 लोग मिले, अब मेंसरिया शेयर हुई, और जब मेंसरिया शेयर होती है तो क्या होता है, लिख लो कहीं कि जब मेंसरिया शेयर होती है तो क्या होता है, क्राइम को अट्रैक्ट करती है। चलो अब वो 3 वर्ड हैं, इसे लिख लिया आप लोगों ने, इसे लिख लिया। कभी भी ग्रुप ऑफेंस में
आप बात करोगे या लिखोगे अपने क्वेश्चन आंसर, या फिर आप जुडिशरी में मेंस लिखोगे, तो 3 वर्ड आपके इर्द गिर्द घुमा करेंगे। ऑफेंस में जब ग्रुप ऑफेंस की आप बात करोगे तो 3 वर्ड आपके इर्द गिर्द घुमा करेंगे। वो 3 वर्ड क्या है? तो 3 वर्ड्स के बारे में हम बात करते हैं। लिख लिया इसके बारे में? ऑफेंस, ग्रुप ऑफेंस टू अ मोर पर्सन, ये मैंने एग्जांपल दिए, जैसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो गया, एफ्रे हो गया, डकैती हो गया, अनलॉफुल असेंबली। और डकैती 391 395 पढ़ना, फिर अनलॉफुल असेंबली 141 149, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। जितनी चीजें मैं बताऊं समझ में आए या ना आए उससे कोई मतलब नहीं है, एक बार जाके बियर एक्ट पढ़ोगे जरूर, पढ़ोगे जरूर। देखो, जो आपका ग्रुप ऑफेंस होता है, जो आपका ग्रुप ऑफेंस होता है, वो 3 वर्ड्स को काफी ज्यादा अट्रैक्ट करता है। पहला, कॉमन इंटेंशन। ए और बी की क्या हो गई थी? कॉमन इंटेंशन। सेकेंड, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। थर्ड, आपका कॉमन ऑब्जेक्ट। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें भी ग्रुप ऑफेंस में ये 3 वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये 3 वर्ड जो हैं, ये जो स्टार्टिंग के आपके 2 हैं, कॉमन इंटेंशन और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ये इसमें 2 और मोर पर्सन होंगे। क्या होगा? इसमें 2 और मोर पर्सन होंगे। लेकिन कॉमन ऑब्जेक्ट में आपका क्या होगा? 5 और मोर पर्सन होंगे, 5 और मोर पर्सन होंगे। तो आज हम बात करेंगे कॉमन ऑब्जेक्ट के टॉपिक को, यहां पे क्लियर कर देंगे। कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉमन इंटेंशन दोनों के टॉपिक को आज हम यहीं पे खत्म कर देंगे, कि आप आगे जब कोई सेक्शन पढ़ें। देखो बेटा, इन लोगों को हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं, इसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है, कि जब आप भविष्य में कोई सेक्शन पढ़ो तो आप तुरंत पता ले जाओ कि ये ग्रुप ऑफेंस है या सोलो ऑफेंस है। सोलो मतलब इंडिविजुअल, या फिर इसमें कॉमन इंटेंशन है कि नहीं है, कॉमन ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की गई है कि नहीं की गई। देखो, तो जो ग्रुप ऑफेंस होते हैं उसमें ये 3 वर्ड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कॉमन इंटेंशन और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में 2 और मोर पर्सन होता है, कॉमन ऑब्जेक्ट में 5 और मोर पर्सन होता है। एक बात और नोट कर लो कि इन दोनों में सजा बराबर मिलेगी, सजा बराबर मिलेगी, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। लेकिन कॉमन ऑब्जेक्ट में सजा बराबर मिलती है, सजा बराबर मिलती है। देखो, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अपना एक अलग कॉन्सेप्ट है। आपका सेक्शन 21, सेक्शन 20A 20B, 120A 120B, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। सॉरी 20 निकल गया था, इसको हम बाद में डील करेंगे, पूरा एक अलग चैप्टर। आज हमारा जो बेसिक रहेगा वो कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट पे बात करेंगे। तो चलो, कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट को अच्छे तरीके से हम डील करते हैं। मजा बहुत आने वाला है स्टूडेंट्स, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे, बस बने रहो। आईपीसी को बिल्कुल अच्छे से खत्म करेंगे। देखो, सेक्शन 34 और सेक्शन 149, कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट। अब एक काम करो, तुरंत बियर एक्ट निकालो, बियर एक्ट तुरंत निकालो, बियर एक्ट तुरंत निकालो। और कौन सा सेक्शन खोलो? सेक्शन खोलो 34, सेक्शन 34 खोलो। जहां कहीं बैठो बियर एक्ट खोलो। एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, वह एक्ट
जो सेवरल पर्सन द्वारा, बहुत सारे पर्सन द्वारा किया गया हो कॉमन इंटेंशन। व्हेन क्रिमिनल एक्ट लिखा क्या है, व्हेन क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल। वह क्रिमिनल एक्ट जो कई क्रिमिनल एक्ट पे सेवरल पर्सन पे अंडरलाइन करो, वह क्रिमिनल एक्ट जो कई पर्सन द्वारा किया गया हो और जिनका कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल पर्सन क्या हो, सेम हो। कॉमन इंटेंशन पे कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल लगाओ। ईच ऑफ पर्सन इज लाइबल, बहुत बड़ी चीज है लाइबल, लाइबल फॉर द एक्ट इन द सेम, लाइबल फॉर द एक्ट, ये लिखो, की पॉइंट लिखो। और सारे पर्सन उस एक्ट के लिए क्या हो, लाइबल हो, मैनर एज इफ इट वर डन बाय हिम अलोन, या उस जो कॉमन इंटेंशन हो उस सब में जितने शामिल हो उसमें में से सिर्फ एक ही ने कुछ किया हो, बाकी सबने मदद किया हो, लेकिन फिर भी उस एक्ट के लिए क्या होंगे, सब लाइबल होंगे। स्टूडेंट्स, कुछ चीजें आप लोगों को समझ में आई। अब इसमें एक चीज और नोट करना, रुक जाओ अभी मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर दूं, नहीं तो अभी आप कुछ क्लियर नहीं हो पाए होंगे। 34 आपका ये बात करता है कि वह क्रिमिनल एक्ट जो सेवरल पर्सन द्वारा, मतलब 2 और मोर पर्सन द्वारा किया गया हो, जिसमें सबकी क्या हो, कॉमन इंटेंशन हो, उस एक्ट के लिए सब लोग क्या होंगे, लाइबल होंगे। उस एक्ट के लिए सब लोग क्या होंगे, लाइबल वर्ड लिखा है और 2 और मोर पर्सन भी लिख लेना। अब आओ 149 पर, कॉमन ऑब्जेक्ट पर, फिर आगे अभी इसमें बहुत सारी चीजें और भी बताना है आपको, जो जुडिशरी के प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। चलो पढ़ो। एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, ये किसके बारे में पहले बात करता है, अनलॉफुल असेंबली के बारे में बात करता है। कॉमन ऑब्जेक्ट जो आपका होता है, तो एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कॉमन ऑब्जेक्ट, मतलब यहां पर लाइबल होगा स्टूडेंट, और यहां पर क्या होगा, गिल्टी होगा। गिल्टी और लाइबल वर्ड में भी अंतर मैं समझाता हूं। गिल्टी और लाइबल वर्ड को एक बिल्कुल समान तराजू में मत रख देना, गिल्टी और लाइबल वर्ड में बहुत बड़ा अंतर होता है। यहां पर क्या होगा, लाइबल होगा सेम एक्ट के लिए, यहां पर गिल्टी होगा सेम एक्ट के लिए। पढ़ो। इफ an offense is committed by member of an unlawful assembly in prosecution of the common object of that assembly, or as the member of the assembly knew, इसे अंडरलाइन करो जरा, अंडरलाइन करो, to be likely committed, to be likely committed को अंडरलाइन करो, in prosecution of that object every person who at the time, हर वह व्यक्ति जो वहां पर मौजूद होगा at the time of the committing offense, हर वह व्यक्ति जो वहां पर मौजूद होगा जिस समय ऑफेंस कमिट हो रहा है, इज अ मेंबर ऑफ द सेम असेंबली इज गिल्टी ऑफ दैट ऑफेंस। अब बेयर एक्ट तो नहीं समझ में आया होगा आप लोगों को जो पहली बार आईपीसी पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम है ना समझाते हैं आपको। देखो सेक्शन 34 आपका कह रहा है कि अगर 2 और 2 से ज्यादा व्यक्तियों ने एक अपराध किया, सबका कॉमन इंटेंशन सेम है, तो उस अपराध के लिए वह व्यक्ति लाइबल हो सकते हैं। मतलब लाइबल मतलब कि अगर जो व्यक्ति ज्यादा क्राइम किया होगा उसमें उसे ज्यादा सजा मिलेगी, जो व्यक्ति कम क्राइम किया होगा उसे कम सजा मिलेगी। मतलब सबको बराबर सजा नहीं मिलेगी, सबको बराबर सजा नहीं मिलेगी। ये बहुत डीप वर्ड है, लोग तो सिर्फ कॉमन इंटेंशन को कहते हैं 2 और मोर पर्सन है, उसमें वह क्या होगा कि ये सेक्शन 34 है, वो सेक्शन 149 है, और बस आपका थोड़ा और 1-2 पॉइंट लिख दिए। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज होती है, सेक्शन 34 कहता है कि सब लोग क्या होंगे, लाइबल होंगे, और लाइबल का मतलब जो जिसकी जितना उसमें हाथ होगा क्राइम में उतनी सजा मिलेगी।
लेकिन सेक्शन 149 ऐसा नहीं कहता। सेक्शन 149 कहता है अगर आप जिस समय क्राइम हो रहा है उस समय वहां मौजूद हो तो गिल्टी फॉर द सेम एक्ट, यानी सबको बराबर सजा मिलेगी, सबको बराबर सजा मिलेगी। मान लो 5 लोग हो, दंगा हो रहा है, 5 लोग हो, दंगा हो रहा है। अब दंगा शुरू हो गया, एक ने कहा कि भाई पेट्रोल निकाल बस जला देते हैं। 3 लोगों ने बस जलाई, 2 लोग वहां पे खड़े रहे। लेकिन अगर वो 2 लोग उन लोगों के साथ शामिल हैं तो उनको भी उतनी ही सजा मिलेगी जितनी उन 3 लोगों को मिलेगी। मतलब अगर वो 5 लोग हैं, 5 और मोर पर्सन हैं, अनलॉफुल असेंबली में शामिल हैं, तो उन्हें भी उतनी सजा मिलेगी जितनी किसको मिलेगी, उन 3 बंदों को मिलेगी। तो यहां पर 5 और मोर पर्सन, यहां पर 2 और मोर पर्सन, लाइबल फॉर द सेम ऑफेंस, गिल्टी फॉर द सेम ऑफेंस। वर्ड दिमाग में याद कर लेना, गिल्टी फॉर द सेम ऑफेंस, लाइबल फॉर द सेम ऑफेंस। बेटा सेक्शन 34 को बोला जाता है साक्ष्य का नियम, द रूल ऑफ एविडेंस। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडियन कि आपका सेक्शन 34 यानी किस सेक्शन को द रूल ऑफ एविडेंस बोला जाता है, साक्ष्य का नियम बोला जाता है, किस सेक्शन को। तो आप नोट कर लीजिए द रूल ऑफ, आप जाके सर्च भी कर लीजिएगा गूगल पे कि द रूल ऑफ एविडेंस किसको बोला जाता है, साक्ष्य का नियम किसको बोला जाता है। अब स्टूडेंट्स एक चीज और तुम लोग बताओ, एक चीज मैं तुम लोगों से और पूछना चाहता हूं, जरा मुझे उस पे फोकस डालो। एक मिनट, एक सेक्शन यहाँ पर, एक चीज मैं और आप लोगों को लिखा दूं, एक चीज आप लोग और नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, आपका जो कॉमन इंटेंशन है और कॉमन ऑब्जेक्ट है, जो कॉमन इंटेंशन है और कॉमन ऑब्जेक्ट है, केवल इन्हीं के बीच में क्या पूछा जाता है, डिफरेंस पूछा जाता है। कभी भी आप सेमेस्टर एग्जाम दोगे या जुडिशरी एग्जाम दोगे, आप बियर एक्ट को एक बार और अच्छे से पढ़ना, और बियर एक्ट को पढ़ने के बाद जो चीज ना समझ में आए वो चीज मेरे इस नंबर पे 6394914720 पे व्हाट्सएप कर देना, वो चीज मैं प्रॉपर समझाने का प्रयास करूंगा। तो जो आपको डिफरेंस आता है वो सिर्फ कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट पे आता है, कभी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को बीच में नहीं लाया गया। रीजन क्या है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एक अलग आपका सब्जेक्ट बन जाता है, एक अलग टॉपिक बन जाता है। जब मैं सब्जेक्ट बोला करूं तो ये नहीं कि एक अलग सब्जेक्ट, एक अलग टॉपिक से रिलेट करता हूं वहां पर। तो आपको कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट आपके सेमेस्टर एग्जाम पर्पस से इतना है कि क्या 2 और मोर पर्सन होता है कॉमन इंटेंशन में, कॉमन ऑब्जेक्ट में आपका 5 और मोर पर्सन, वहां पर कॉमन ऑब्जेक्ट में भी सबके इंटेंशन सेम होते हैं, यहां पर भी सबके इंटेंशन सेम होते हैं, लेकिन जिस समय क्राइम हो रहा है कॉमन ऑब्जेक्ट में यानी सेक्शन 149 में, उस समय अगर वहां सारे लोग मौजूद हैं तो उन सभी को सेम ऑफेंस के लिए गिल्टी माना जाएगा। जबकि सेक्शन 34 कहता है कि जितने लोग क्राइम के टाइम मौजूद हैं उनके क्राइम के आधार पर सेम ऑफेंस के लिए लायबल माना जाएगा। मान लो ए है, ए ने बी से कहा कि एक्स के लड़के को किडनैप करना है, बी ने हाँ वैसे सर हिला दिया। अब ए गया, कार लेकर आया, ए गया पूरा उसे जो नाक वाक में डाल के सुंघाया जाता है वो लेकर आया, और ए ही गाड़ी चला लेकर आया, बी केवल लड़के को गोद में उठाकर बैठा दिया और फिर ए ही अपने कमरे में ले गया, बंद किया, ए ही फोन किया। तो वहां पर कोर्ट देखेगी कि बेटा ये जो सब कुछ मामला है ए का है, तो बी को ऐसी नहीं सजा नहीं मिलेगी, शायद ए से कुछ कम मिले। तो ये आपका हो गया कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट। अब आज हम ज्यादा नहीं बात करेंगे, लेकिन बात कर लेंगे, क्लास लंबी ना हो, आप लोग डिस्टर्ब ना हो, 4 स्टेज ऑफ क्राइम।
4 स्टेज ऑफ क्राइम जिसमें मेंस रिया सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है। तो आज हम 4 स्टेज ऑफ क्राइम में मेंस रिया के बारे में बात करेंगे। बाकी हमारा जो क्लास होगा वो अगला होगा, क्योंकि क्लास काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। देखो ऐसे हम बना देते हैं। मेंस रिया, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट और ऑफेंस। मतलब पहले मेंस रिया आया, फिर मेंस रिया के बाद प्रिपरेशन हुई, प्रिपरेशन के बाद अटेम्प्ट हुआ, अटेम्प्ट के बाद ऑफेंस हुआ। अब आईपीसी में कौन से ऐसे वर्ड हैं जो मेंस रिया को डिफाइन करते हैं? जी बेटा, आईपीसी में कुछ ऐसे वर्ड हैं जो बोल देते हैं कि हम मेंस रिया हैं, यानी हम क्या हैं? इंटेंशन है, हम ही मेंस रिया हैं। वो वर्ड्स नोट कर लो। पहला डिसऑनेस्टली, फ्रॉडुलेंटली, आपका विद इंटेंशन, इंटेंशनली, मैलिगेंट। अब डिसऑनेस्टली आपका कहां यूज हुआ है? सेक्शन 378 थेफ्ट पढ़ना। अब डिसऑनेस्ट, ये सारे वर्ड मेंस रिया को डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स। मेंस रिया के एक्सेप्शन के बारे में कल हम बात करेंगे। ये सारे वर्ड क्या हैं? मेंस रिया हमारे गिल्टी माइंड को क्या करते हैं? क्या करते हैं स्टूडेंट्स? रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब उसने क्या किया, यानी थेफ्ट की डिफिनेशन चलो पढ़ते हैं। 378 खोलो, 378 खोलो, ऐसे पढ़ोगे तब मजा आएगा। अच्छा हाँ, एक चीज और, डिसऑनेस्टली किस सेक्शन में आता है? 24 में। फ्रॉडुलेंटली किस सेक्शन में आता है? 25 में। कुछ भी देखो, कोई भी एक पेंसिल चुरा रहा है, कभी ये डिसऑनेस्टली कर रहा है, सोचो किस सेक्शन में है? 24 में है। फ्रॉड हुआ किसी के साथ, तुरंत सोचो फ्रॉड किस सेक्शन में आता है? 25 में आता है। अपने सोचने का दायरा बढ़ाओ स्टूडेंट्स, अपने सोचने का दायरा बढ़ाओ। ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपके रिप्रेजेंट करते हैं सेक्शन को। कई सेक्शन में आप देखे विद इंटेंशन, इंटेंशनली उसने ये काम कर दिया। चलो 378 पढ़ो। 378, whoever intending, देखो वर्ड आया, कोई भी। 378, वह कोई भी जो इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली, यानी डिसऑनेस्टली, बेईमानी से। अब उसके मन में बेईमानी तो आई होगी, तो इसका पेन चुरा लेते हैं, बड़ा अच्छी पेन है, 1000 रुपए की पेन है, देखना पड़े। अब देखो, whoever take dishonestly any movable property, तुरंत सोचो मूवेबल प्रॉपर्टी कहां आती है आईपीसी में। तुरंत सोचो कि मूवेबल प्रॉपर्टी आती कहां है आईपीसी में। डिसऑनेस्टली वर्ड आया, आईपीसी में कहां है? 24। मूवेबल प्रॉपर्टी कहां है? 22। सेक्शन 22 में क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी। अब आप जाके देखोगे कि मूवेबल प्रॉपर्टी है क्या, डिसऑनेस्टली है क्या, तुरंत यहां से तुरंत सेक्शन 24, 22 पे जाओगे। मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजीशन ऑफ एनी पर्सन विदाउट दैट पर्सन कंसेंट। मतलब कितनी एसेंशियल चीजें हो गई। पहली चीज तो वह इंटेंशनली डिसऑनेस्टली, किसी व्यक्ति की, पहला डिसऑनेस्टली, दूसरा इमोरल प्रॉपर्टी हो, तीसरा वो किसी और की पोजीशन में हो और उस व्यक्ति के पोजीशन से बिना उसकी कंसेंट के वो प्रॉपर्टी ले लेना, मूव दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच इज सेड टू बी कमिट थेफ्ट। मतलब समझ में आया? इसमें लिख लेना थेफ्ट में, चोरी में, कि इसे रीड विद सेक्शन
22-24, यानी हम चोरी के सेक्शन को सेक्शन 22 और 24 के साथ पढ़ेंगे। किसके साथ? 22 और 24 के साथ। 22 और 24 को भी तुरंत देख लेते हैं। देखो, सेक्शन 22 डिसऑनेस्टली, 22 मूवेबल प्रॉपर्टी, 24 डिसऑनेस्टली। तो फिर से ऐसे एलिमेंट लिखा जाता है जुडिशरी में, पेपर में एलिमेंट ऐसे लिखा जाता है। जैसे पूछ लिया तो पहला लिखोगे डिसऑनेस्टली होगा, फिर वहां पर मूवेबल प्रॉपर्टी होना जरूरी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी की चोरी नहीं होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की चोरी नहीं होती है, सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी की चोरी होती है। स्पष्ट लिखा है, क्या हो गया? मूवेबल लिखा है। फिर विदाउट कंसेंट, किसी के पोजीशन से आउट करना। मतलब अगर कोई व्यक्ति ने डिसऑनेस्टली किसी के मूवेबल प्रॉपर्टी को बिना उसके कंसेंट के उसके पोजीशन से आउट कर दिया तो वो क्या हुआ? थेफ्ट हुआ। वो क्या हुआ? चोरी हुआ। थेफ्ट की परिभाषा कभी नहीं भूलोगे कि अगर कोई व्यक्ति इंटेंशनली डिसऑनेस्टली, इंटेंशनली जहां आया डिसऑनेस्टली आया, उसकी मीन्स आई तभी तो उसने क्या किया? किसी के मूवेबल प्रॉपर्टी को बिना उसके कंसेंट के उसके पोजीशन से बाहर कर दिया। अब मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? 22 खोलो तुरंत 22 खोलो। ऐसे सारे सेक्शन याद कराऊंगा मैं। 22 खोलो तुरंत। द वर्ड मूवेबल प्रॉपर्टी आर इंटेंडेड इंक्लूड कॉर्पोरल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट लैंड, लैंड को नहीं लिया गया है। दैट थिंग अटैच्ड टू द अर्थ और परमानेंटली फेस्टेंड टू एनीथिंग व्हिच इज अटैच्ड, वह जो कि अर्थ से अटैच है परमानेंटली, उसे छोड़कर बाकी सारी चीजें क्या हैं? मूवेबल प्रॉपर्टी है। अब आ जाओ डिसऑनेस्टली, हूएवर डू एनीथिंग विद द इंटेंशन, कोई भी जो कि कोई करे इंटेंशन, मैंने इसीलिए कहा था मेंस क्रिया को लोग इंटेंशन कहते हैं ना, इसीलिए मैंने कहा था कि जब पूरा क्लिक करोगे तो ये जो जितने वर्ड हैं ये सब मेंस क्रिया को डिफाइन करते हैं। तो सेक्शन 24 कह रहा है आपका कि वह whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one wrongful loss to another person is said to be think dishonestly। कोई भी जो इंटेंशनली किसी व्यक्ति के साथ रॉन्गफुल लॉस करना चाहता है, खुद के रॉन्गफुल गेन के लिए, जो अपने लाभ के लिए किसी का हानि करना चाहता है इंटेंशनली, उसे क्या कहते हैं? डिसऑनेस्टली कहते हैं। अब बेटा एक सेक्शन और यहां पर आ गया। अब ये रॉन्गफुल गेन क्या है? रॉन्गफुल गेन कहां डिफाइन है? रॉन्गफुल गेन डिफाइन है आपका सेक्शन 23 में। एक चीज को पकड़ोगे तो इतनी चीजें आप ऐसे लिंक करते चलोगे। मतलब आप लिख सकते हो कि सेक्शन 378 रीड विद सेक्शन 22, 23, 24। तो आज आपने कितने सेक्शन सीख लिए? केवल एक डिसऑनेस्टली वर्ड से। डिसऑनेस्टली वर्ड से आपने चोरी सीखी, 378 को क्लियर किया। फिर आप कहां पर गए? उसमें एक वर्ड आया डिसऑनेस्टली, डिसऑनेस्टली हम पढ़े। डिसऑनेस्टली में आया रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल गेन को पढ़े हम कहां? सेक्शन 23। फिर आगे जब बढ़े तो आया मूवेबल प्रॉपर्टी, हम लोग मूवेबल प्रॉपर्टी पे गए। मूवेबल प्रॉपर्टी कहां पे है? सेक्शन 22। वह कोई थिंग जो कि अर्थ से अटैच ना हो या किसी से अटैच ना हो, जिसे निकाली ना जा सके, जिसे हटाई ना जा सके, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ऐसे लिंक करके एक एक चीजों को जब मैं लेके चलूंगा तो बेटा टाइम लगेगा। आपका ये वीडियो आज मैं यहीं पे खत्म करता हूं। और बेटा वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर देना। तो बने रहे रमन लाल क्लासेस के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।